One college, one dream, and one clear strategy. Hello, guys. Welcome back to my YouTube channel. That is Sumit Rawat, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ GMC रतलाम. सो दोस्तों, आज मैं जो अपना नया पॉडकास्ट है वो लाने वाला हूँ, जिस पर अपन जो हमारे 2018 बैच के सर हैं डॉक्टर आयुष जैन सर, जिन्होंने रिसेंटली INA सेट जो है उसमें अच्छी रैंक अचीव करके एम्स न्यू दिल्ली, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया का, उसमें अपनी सीट अलॉट की है. तो आज अभी उन सर का अपन पॉडकास्ट लें, कैसे उनकी क्या माइंड सेट तक क्या अपनी प्रिपरेशन थी पूरी उनकी, जो कि थ्रू इतना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इतनी छोटी जगह से फ्रॉम GMC रतलाम टू एम्स दिल्ली. तो आज उनका अपन वेलकम करते हैं. वेलकम बैक सर. थैंक यू सो मच. एक अपने जो नया पॉडकास्ट है अपना लास्ट, तो पहले तो मैं आपका जो सबसे बेसिक सवाल है हमारा स्टार्टिंग का, कि जब आपको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ तो आपका रिएक्शन, इवन आपकी फैमिली का रिएक्शन, मतलब व्हाट वाज दैट फीलिंग कि हाँ अब मिल गया सब कुछ. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्स दिल्ली जैसा कॉलेज, मतलब मैं आ पाऊँगा यहाँ पे कभी भी. तो जब मुझे अलॉट हुआ था तब मैं रतलाम में ही था. मैं अपने एक दोस्त को पिक करने के लिए जा रहा था. तो रात को 8 बजे के आसपास अलॉटमेंट लिस्ट आई थी, और तब मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा था और मैं पीछे बैठ के अपना अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर रहा था कि उसमें मुझे क्या मिला है. मुझे मॉक राउंड में एम्स जोधपुर अलॉट हुआ था, बट राउंड फर्स्ट में मुझे फाइनली फिर एम्स दिल्ली अलॉट हुआ. तो मैंने उसी टाइम पे गाड़ी रुकवाई वहाँ पर. उसके बाद फिर मैंने 2 से 3 बार चेक किया कि मैं सही रोल नंबर देख रहा हूँ, सही रैंक देख रहा हूँ, कि वो किसी और का तो नहीं है. तो वो थोड़ा सा मेरे लिए उस टाइम पे ये था कि मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था, बट वो इवेंचुअली मेरे लिए वही था जो था. चलो ठीक है. नहीं मतलब एक अच्छा होता है ना कि फैमिली को एक मतलब एम्स दिल्ली मिल गया, अब ये सुपर क्या. सबसे पहले अगर कोई काउंसलिंग करता है तो एम्स दिल्ली सबसे पहले बता, उसके बाद तो ये चीज़ अपन अलॉट हो गई, मतलब तो दैट इज एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आई थी. बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो एक भी सेंस ऑफ आपको मिला सेटिस्फेक्शन होगा. था कि चलो अब रेस में पीछे ज़रूर हुए थे, बट रेस से बाहर नहीं हुए हैं. जी सर. बाकी अब आप थोड़ा मतलब अपनी MBBS जर्नी, जैसे कि आप GMC रतलाम से आज आप एम्स दिल्ली में बैठे हो, एक वहाँ का एनवायरनमेंट, एक यहाँ का एनवायरनमेंट, एक वहाँ की MBBS आपने पूरी करी, इंटर्नशिप आपने पूरी करी, इवन आपने 1 साल GRशिप भी करी वहाँ पे. तो उसके बाद अब एक कैसा, मतलब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, वहाँ की जर्नी कैसी थी, अभी कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? MBBS की जो जर्नी थी वो तो हर स्टूडेंट के लिए एक इमोशनल एस्पेक्ट मानता हूँ मैं वो, क्योंकि वो जस्ट आप मेडिकल फील्ड में जस्ट एंटर करते हो. तो MBBS और MD मुझे तो काफ़ी अलग लगा. MBBS में जो MBBS की जो जर्नी थी वो मेरे दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छी निकली, और उन्हीं की वजह से मेरी जो MBBS की जर्नी थी वो इतनी क्या बोल सकते हैं कि अच्छे से निकल गई वो अच्छे से निकल गई. वो वाली चीज़ है. बाकी तो यहाँ पे आके तो मुझे सेटल होने के लिए एटलीस्ट अभी मैं, इनफैक्ट मुझे भी 1 महीना हुआ भी नहीं है, और मैं भी ठीक से सेटल भी नहीं हूँ यहाँ पे, कि मैं अभी भी देखता हूँ कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, मुझे कैसे वहाँ पर पहुँचना है. तो वो है. बाकी सर जैसे मतलब एक चॉइस ऑफ इंटरेस्ट होती है, जैसे आपने अभी एनेस्थीसिया आपको मिला है, या आपने पहले कुछ और एक्सपेक्ट करा, जैसे आपने बताया था पहले हमें कि PD आपको वो था, लेकिन एम्स दिल्ली को आपने प्रेफर की, तो उसके प्रति क्या मतलब मेरे लिए 2 ब्रांचेस थी, या तो पीडियाट्रिक्स या फिर एनेस्थीसिया. सर्जिकल ब्रांचेस में मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपना इंटरेस्ट जो है इंकलकेट करूं, बट वो कभी आया नहीं मुझे इंटरेस्ट. तो मेरे लिए 2 ही ब्रांचेस थी, पीडिया एनेस्थीसिया. अगर मैं पीडिया के लिए जाता INA सेट में तो प्रोबेबली मिल जाता, बट वो थोड़ा सा पेरिफेरल एम्स से मिलता, मतलब जो भी रिसेंटली न्यूली ओपन एम्स हैं. और मुझे एनेस्थीसिया में टॉप इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, तो उस टाइम पे बोल सकते हैं थोड़ा सा ग्रीड ओवरकम कर गया मेरे exactly. ब्रांच के ऊपर, इसलिए फिर मैंने एनेस्थीसिया चूज़ किया. बाकी अब मैं थोड़ा अगर पढ़ाई की तरफ आए अपन, जैसे आपकी प्रिपरेशन जैसा भी आपने कहाँ से कैसे करी, किस सोर्स से करी. पहली बात तो आर्मी सोर्स आज डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस हैं, मैरो, प्रेपलेट है, सेरिबेलम, बहुत सारे सोर्सेस आ गए, इवन रिवीजन नोट्स, और जो आगे BTR की जिस पर अपन अभी बात करेंगे. तो आप थोड़ा उसके बारे में, आपका सोर्स कैसे क्या डिसाइडेड था? ये मैटर नहीं करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने जिससे पढ़ना स्टार्ट किया है, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस उसी को लेकर चलिए. जैसे मैंने प्री फाइनल या फाइनल में प्रेप लेटर से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने प्री फाइनल फाइनल प्रेप लेटर से पढ़ा, उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था. लेकिन फिर और इंटर्नशिप में भी मेरा प्रेप लेटर चल रहा था, लेकिन फिर उस टाइम पे प्रेप लेटर की काफ़ी फैकल्टीज़ ने अलग होकर सेरिबेलम खोल लिया. तो इंटर्नशिप में तो मेरा अटैम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया था. इंटर्नशिप में मैंने INA सेट दिया भी नहीं था, मैंने नीट PG दिया था, बट उसमें मेरी रैंक कुछ खास नहीं आई थी. फिर जब मैंने फाइनली अपनी GRशिप स्टार्ट की
उस टाइम मैंने सेरिबेलम का सब्सक्रिप्शन लिया था, फिर मैंने उससे पढ़ाई अपनी स्टार्ट की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ उसमें वही थी जिनसे मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था प्रेप में, है ना। तो मोस्टली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की फैकल्टीज़ वही थी, तो मैंने उन्हीं से पढ़ा, सेरिबेलम से। मतलब अगर आपने प्री फाइनल और फाइनल थोड़ा अच्छे से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इंटर्नशिप वाले अटैम्प्ट में और इवन आप 1 साल बाद जो अटैम्प्ट लोगे दूसरा, उसमें आपको मेन नोट्स में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके बेसिक्स उस टाइम पे आप अच्छे से डेवलप कर लिए हैं तो रैपिड रिवीजन से आपका काम हो जाएगा। बस कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, सबके वीक पॉइंट्स होते हैं, मेरे भी कुछ वीक पॉइंट्स थे जो मैं रैपिड रिवीजन के नोट से कंप्लीट नहीं कर सकता था। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार मेन नोट्स की रीडिंग एक बार ज़रूर, एक बार अपनी आंखों के सामने से निकालो उसको, ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके बिल्ड हो पाए प्रॉपर तरीके से। बाकी स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है कि मैं जो मुझे थोड़ा लेट समझ आया और जो मेरा ड्रॉबैक रहा कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना थोड़ा लेट स्टार्ट किया। अगर मैं उसको थोड़ा और पहले स्टार्ट करता तो प्रोबेबली मेरी रैंक और बेटर हो सकती थी। तो सजेशन यही है कि आप किसी से भी पढ़ रहे हो, इट डज़ंट मैटर, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं। ये सब मतलब बिजनेस माइंड सेट ही बोल लो उसको, और उसका कोई नहीं है, सब अपना बेस्ट ही देंगे, क्योंकि अगर आप वो अपना बेस्ट देंगे तब आप अपना बेस्ट दे पाओगे, और जब आप अपना बेस्ट दोगे तब उनका बिजनेस चलेगा। तो इट डजेंट मैटर आप कहाँ से पढ़ रहे हो, व्हाट मैटर्स इज कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टिक विद दैट। ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि मतलब जैसे मेरो आरआर जो भी, जैसे आप इंटर्नशिप या फिर आफ्टर ड्यूरिंग इंटर्नशिप एमबीबीएस के बाद आपने तो उस दौरान मेरो ले लिया था, मतलब जो आरआर था या फिर बीटीआर जो अपन बुरी तरह रटो जो डॉक्टर जोना मैम का चलता है, तो आपने कब कैसे लिया, राइट टाइम क्या था आपके अकॉर्डिंग कि हाँ मैंने लेके अब सही करा इस टाइम पे? इंटर्नशिप वाला अटैम्प्ट तो मैं अपने ठीक से काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहा था। बट मेरा जो जेआरशिप में मैंने अटैम्प्ट दिया था, मैंने सितंबर में सब्सक्रिप्शन लिया था उसका, और मैंने राइट फ्रॉम एंड ऑफ द सितंबर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरा एम ये था कि इनिशियल 4 से 5 महीने में मैं एटलीस्ट फर्स्ट रीड पूरी कर लूँ सारे सब्जेक्ट्स की, उसके बाद कंसेक्यूटिव मंथ्स में मैं अपनी बाकी की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिविजन्स होंगे वो करेंगे। और मैंने मेनली रैपिड रिवीजन ही पढ़ा था। बाकी मेरा जो थोड़ा वीक पॉइंट था वो ऑब्स गाइनी था, और थोड़ा सा मैं मानता हूँ मेरा वीक पॉइंट एनाटमी और पीएसएम, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे। फिर आपने इन तीनों सब्जेक्ट जो कि वीक थे इनके लिए कुछ अलग से कराता है कि इवन के नहीं क्या इनको तो डिटेल में बुक से पढ़ता हूँ या फिर कुछ लेक्चर देखता हूँ? इनके लिए मैंने आरआर के लेक्चर्स तो सबसे पहले देखे ही थे, उसके बाद एक्चुअली मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें आप अपने आप को एसेस कर पाओगे कि आपको उस सब्जेक्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग आई, उस टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग आई। अगर आपका स्कोर वेल अबव 60-70% है, मतलब आपको उस टॉपिक की अच्छी ग्रेस्पिंग हो गई है आपको। अगर नहीं है, इट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन दैट टॉपिक। तो मेरे लिए ये 3 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस बहुत गलत होते थे, तो मैंने आरआर के अलावा इनके जो मेन नोट्स हैं उन मेन नोट्स को एक बार पढ़ा, उसमें से जो मुझे लगता था कि यार ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अपने रैपिड रिवीजन के नोट्स में ऐड ऑन किया, ताकि जो मेरा सब्सिक्वेंट रिवीजन हो उसमें मुझे वापस से मेन नोट्स ना पढ़ना पड़े। सिर्फ रिवीजन नोट्स में वो चीज़ों को ऐड ऑन करो और आगे बढ़ो, क्योंकि थाली में उतना ही लो जितना खा पाओ। तो तुम्हारे रिवीजन उसी हिसाब से होने चाहिए जिसको तुम एंड में बार बार रिवाइज कर पाओ। वो रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन वो मैटर करेगा। एंड में इट डजंट मैटर आपने कितना पढ़ा था, इट मैटर्स, मतलब ऑफ कोर्स जितना कंटेंट है वो तो पढ़ना पड़ेगा, बट वो कंटेंट आपकी आंखों के सामने से कितनी बार निकला है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी विजुअल मेमोरी पहले क्लिक इन करती है, आपको याद बाद में आएगा। वो नोट्स, वो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे और इंस्टिंक्ट्स पे उस पर आंसर निकलते हैं कि नहीं इसका आंसर ये है। नहीं तो फिर आपने उसके फिर बीटीआर, मतलब जो बीटीआर मैंने सारे सब्जेक्ट मेन सोर्स आरआर था या बीटीआर था, जैसे दोनों के बीच में बनाऊं, क्योंकि जैसे हार्दिक सर ने बताया उनका बीटीआर उन्होंने मेन सोर्स बनाया था। हाँ। फिर उसी में ऐड ऑन इंटीग्रेट करते रहते थे वो। तो आपका क्या था? मेरा मेन सोर्स आरआर था। मैंने बीटीआर शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा था, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो फाइनल ईयर में अपन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं देता है। और एनेस्थीसिया है ना, ऑर्थो, ये सब ऐसी चीजें हैं जो इतने इन डेप्थ हर कोई नहीं पढ़ता है। और इंटर्नशिप और जब भी अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स की आप पर इतनी अच्छी ग्रेस्पिंग पावर भी नहीं होती है।
तो BTR मैंने उन सब्जेक्ट्स के लिए रेफर किया था क्योंकि BTR में बहुत शॉर्ट में और बेसिकली मैंने जितना क्रैक कर पाया हूँ, BTR इज़ वन थिंग कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जितने भी INSET और PG के नीट PG के और FMG के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक जगह वन लाइन फॉर्म में दे दिया गया है। अच्छा। ताकि वो आप ना एटलीस्ट कुछ नहीं करो तो एटलीस्ट उनको तो कर ही लो। आपका 100% सिलेबस तो कभी कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने वो कर लिया है तो मेरा ये मानना है कि आपका एटलीस्ट 50 से 60% सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने मेनली उनको शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए किया था क्योंकि मैं शॉर्ट सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाया था और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इन डेप्थ जाके हर सब्जेक्ट को एनालाइज करूँ। तो मैंने पहले RR को पढ़ा, RR से मुझे एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल गया कि मुझे ये आना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने BTR को रेफर किया क्योंकि BTR में और शॉर्ट में था, तो मुझे और समझ में आ गया कि कैटेगराइज करते हैं ना इंपॉर्टेंट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो उन टॉपिक्स के ऊपर फिर ज़्यादा एम्फेसाइज करो, मतलब जो नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा पूछा गया है, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है पूछने की। दोस्तों BTR जैसे कि सर बताया ना, BTR बुरी तरह रटो, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो डॉक्टर ज़ैनब वोरा मैम का एक वो इंटीग्रेट वो चलता है। लास्ट टाइम आप जब करते हैं उनके जो मॉड्यूल्स आते हैं तो सर ने वो वाला चीज़ बताइए। उसके नाम में ही बुरी तरह रटो। तो BTR आपका मेन सोर्स, सबका अपना अपना होता है पढ़ने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि BTR आपका मेन सोर्स एंड के जो मंथ्स होते हैं, एंड के जो तीन मंथ्स जो एक 90 डेज का जो प्रॉपर वो होता है, BTR आप उसमें तब रेफर कीजिए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एंड 3 मंथ्स में नीट PG और जो INSET का जो पैटर्न है, इट्स नॉट ये PYQs नहीं है, ये PYTs हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो आप उनकी जितनी डीप अच्छे से स्टडी कर लोगे, आप उतने अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सर जैसे कि आप GT की बात कर रहे हैं, तो मैरो क्या आपने सिर्फ मैरो की GT लगाई है या फिर किसी अदर सोर्स से भी आपने GT प्रैक्टिस करी थी? मैंने सेरिबेलम लिया था, तो मैंने सेरिबेलम के ही GT लगाए थे और मैं सजेस्ट करूंगा कि इधर उधर की GTs नहीं लगाइए। उसका मुझे जो मेन रीज़न लगा, मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था, उसका रीज़न मुझे ये लगा क्योंकि हर कोई अपना जो भी प्लेटफॉर्म है वो हमेशा वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो सेरिबेलम में पढ़ाई होंगी बट वो मैरो में नहीं होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैरो में होंगी बट सेरिबेलम में नहीं होंगी, और उनके GTs में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उन टॉपिक से होंगे, और जब फिर आपके वो क्वेश्चन गलत होंगे तो आप फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही, फिर दूसरा आपको ये लगेगा कि मैं जिस सोर्स से पढ़ रहा हूँ उसमें इनफ नहीं दिया है, फिर आप मल्टीपल सोर्सेज को की तरफ भागोगे। इट्स बेटर कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसी की GTs अटेम्प्ट करिए। सबको अपना अच्छा ही करना है, तो सब अपने GTs का लेवल उसी हिसाब से मेंटेन करते हुए चलते हैं। इनिशियल टाइम में GTs का जो लेवल है वो नीट PG के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो नीट PG से थोड़ा सा लेवल ऊपर के अकॉर्डिंग ही GTs देंगे। जैसे जैसे आप मेन एग्जाम के पास जाते जाओगे, उसके बाद जो उनका GT का जो पैटर्न रहता है वो नीट PG के लेवल को मैच कर जाता है इनिशियली, क्योंकि आपका जो अगर आपका थ्रेशोल्ड 70% है तो वो आपको 80 से 90% का थ्रेशोल्ड देंगे ताकि आप उसके लिए एक्लिमेटाइज हो पाओ। इन केस पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, लेकिन इन केस अगर आपको ज़्यादा अच्छा करना है तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एवरेज से ऊपर उठना है तो फिर उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बाकी सर जैसे बहुत से स्टूडेंट या फिर जो भी तैयारी करते हैं वो जैसे सब्जेक्ट वाइज पार्टिकुलर इंडिविजुअल फैकल्टीज जो रहती हैं पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, कि इस सब्जेक्ट इस टीचर का बेस्ट है, इस सब्जेक्ट इस टीचर, तो उस पार्टिकुलर आपने ऐसे इंडिविजुअल कहीं करा था कि फिर सब कुछ ही सेरिबेलम से करा था? मैंने सब कुछ सेरिबेलम से किया था, सिर्फ मेडिसिन को छोड़ के, क्योंकि मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्री फाइनल ईयर, इट्स दीपक मारवा सर, ही इज एंड ही ऑलवेज विल बी द गॉड ऑफ मेडिसिन। बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट सेरिबेलम से पढ़े थे, सिर्फ एक मेडिसिन ऐसा है जो मैंने मारवा सर के रैपिड रिवीजन नोट से पढ़ा था, वो भी मैंने रैपिड रिवीजन से पढ़ा था, उनके मेन नोट्स रेफर नहीं किए थे क्योंकि उनके मेन नोट्स ऑलमोस्ट 800-900 पेज के ऊपर हैं। उतना मेडिसिन आप अपने दिमाग में रख पाओ और एग्ज़ाम के डे तक लेके जा पाओ, वो थोड़ा सा मुझे पॉसिबल टास्क नहीं लगता है। वो सब फिर सबकी अपनी अपनी सबकी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, कौन कितना कैरी कर रहा है। बाकी मारवा सर से मुझे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा उनका पढ़ना है कि वो ना हर चीज़ का एक कंसेप्ट बता देते हैं, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो मेडिसिन के क्वेश्चन आप इजीली हमर कर सकते हो। वही, क्योंकि मैक्सिमम लोग अलग ही दीपक मारवा सर से ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेरे को बोलते थोड़ा वास्ट है रिवीजन करने, सबने मतलब सबका अपना अपना है पढ़ाने का, बट मारवा सर का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो ना हर टॉपिक का एक कंसेप्ट बता देते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, आपको वो उस कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज आएगी।
इवन मैं अभी भी कभी कभी ईसीजी पढ़ने जब जाता हूँ वापस से, मारवा सर को रेफर करता हूँ, तो मुझे अब समझ में आता है कि ईसीजी में मैंने तब मुझे ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं आई थी जो मुझे अब समझ में आ रही है। एग्जैक्टली। जितने ज़्यादा बार आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे आपको हमेशा नई चीज़ लगेगी। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने नीट पीजी के लिए जो रिवीजन किए थे, मेरे नंबर ऑफ रिविजन्स 5 to 6 टाइम्स थे। तो मैं जितनी बार भी रिवाइज करता था, मुझे हर बार हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक नई लाइन समझ में आती थी, जिसकी वजह से मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, लाइन एक समझ में आती थी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे सही होते थे। तो वो एक हर बार टाइम से आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। हर आप दिन भर हर एक एफिशिएंसी में नहीं पढ़ते हो। बिल्कुल सर। डिपेंड करता है उस टाइम पे, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो इंस्टिंक्टिवली एकदम वो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पर मैं ये मिस कर गया था, इससे मेरा अब ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी सर जैसे INI का आपने जब प्रिपरेशन करी तो नंबर ऑफ टाइम जो लोग रिवीजन बोलते हैं, तो आपकी क्या साइकिल्स थी? मतलब क्या मैं इतने घंटे ही पढ़ूंगा, मतलब इतना घंटा सफिशिएंट है, उसके अलावा फिर क्या नहीं क्या? पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को ये इस काबिल समझता नहीं था कि मैं NSET का एग्ज़ाम कभी क्रैक कर पाऊँगा। मैंने नवंबर का NSET जो 2025 का था वो मैंने पहली बार दिया था। मैंने मई का भी नहीं दिया था। मैं बेसिकली नीट पीजी के लिए ही तैयारी कर रहा था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, मेरा मिस हो गया था मुझसे वो एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम 15 जून को होना था, बट वो पोस्टपोन होके 3 अगस्त को हो गया था। लेकिन वो मेरा अटेम्प्ट छूट गया था। तो उसके बाद पूरा अगस्त का जो मंथ था और मिड सितंबर तक का मंथ था, वो काफ़ी डिप्रेसिंग गया था मेरे लिए। लेकिन बट फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया कि हो सकता है, मतलब सब ने मुझे यही बोला था, तो हो सकता है तेरा एग्ज़ाम तूने इसलिए छूटा है तेरा क्योंकि तेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है आगे। बिल्कुल सर। तो बस मैंने इसलिए उस टाइम पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स के पीयर प्रेशर में NSET का जो एप्लीकेशन था वो अप्लाई किया था उसके लिए। तो मैंने फिर मिड सितंबर में से मैंने इसकी पढ़ाई स्टार्ट की थी। मिड सितंबर से लेके 8 नवंबर तक मैंने पढ़ाई की थी। इवन 7 नवंबर को मेरा माइंडसेट ये था कि मैं अपने घर वालों को बोल रहा था कि मुझे एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से थोड़ा सा फोबिया हो गया था जब से मेरा एग्ज़ाम मिस हुआ था वो। स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, यू शुड गो फॉर एग्ज़ाम, जस्ट अटैम्प्ट इट, डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स, जस्ट अटैम्प्ट इट, जो होगा फिर देखेंगे। तो मैंने बस वो लोग हाँ, सही तो थे सर। वो लोग सही थे। और एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि मैंने 1.5 महीने में उतना नहीं पढ़ा था जितना मैंने नीट पीजी के लिए जो मैंने मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन किया था। मेरी मेन नॉलेज वही काम में आई थी। सो इवन इफ आपका इस बार नहीं हुआ है, डोंट थिंक लाइक कि यू आर वर्थलेस या आपकी जो मेहनत थी वो वेस्ट चली गई। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होगी आपकी। आप फिर से उस चीज़ के लिए तैयारी कीजिए। आप हमेशा अपनी नॉलेज का जो आपने बैग बनाया है उसमें सिर्फ आप गेन ही करेंगे और वो आपका ख़राब नहीं हुआ है। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो नॉलेज तो कभी सर नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। मैंने 1.5 महीने में थोड़ा स्ट्रेटेजी का ज़रूर फ़र्क आया था थोड़ा सा। व्हाट मैटर्स इज एट द एंड ऑफ द डे कि आपके सबसे पहले आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी अच्छी है और सेकंड पे आपके रिवीजन कितने हुए हैं। बाकी जैसे सर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अभी इंटर्नशिप जैसे आने वाले हैं, आज मैं भी फाइनल ईयर में, कल इंटर्नशिप में आऊँगा, तो कुछ इंटर्नशिप तक फाइनल ईयर तक कुछ पढ़ते ही नहीं है, मतलब चिल वाला माहौल जब बनता है, फिर इंटर्नशिप में एकदम सुने आता है कि अब INI आ गया, PG आ गया। तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप उस चीज़ को फिर वो कैसे मैनेज करे, जिसको 4th ईयर तक ही नहीं पता, फाइनल ईयर तक कि हाँ मैंने तो यार पढ़ा ही नहीं था अभी तक इतना सीरियस। अगर फाइनल ईयर तक पहुंचे हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पढ़ के ही पहुंचे हो, ऐसा नहीं है कि नॉलेज जीरो है ना। तो अगर फाइनल ईयर तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट आपने जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसके लिए तो प्रिपेयर किया ही है। वो तो किया तो आपके पास हाफ बेक्ड नॉलेज है। इंटर्नशिप में अगर आप थोड़ा सीरियस होकर अटेम्प्ट देंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छे से कर लोगे। बस उस टाइम पे आपको आपकी जो प्रिपरेशन है, आपको एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को ही देनी है। उसमें बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ है, गेट अ हॉबी फॉर योर सेल्फ। एक हॉबी आपके पास होना चाहिए पूरे 24 घंटे में, जिसमें आप 30 से 45 मिनट सिर्फ अपनी हॉबी को ही दे रहे हो। एग्जैक्टली मैं भाई अगला क्वेश्चन मेरा वही था कि जो आप बर्नआउट कभी होता नहीं, पूरा दिन अपन पड़े जा रहे हैं, तो बर्नआउट होगा, कैसे थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए आप वो भी बता दीजिए कि बर्नआउट होगा। आप मशीन नहीं है। अगर इवन आप मशीन भी हैं तो मशीन की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, उसको भी एक रेस्टिंग टाइम चाहिए।
तो गेट अ हॉबी फॉर योर सेल्फ, वो कुछ भी हो सकता है। आप गिटार बजाते हैं तो गिटार, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में 30-45 मिनट्स के लिए जाइए, स्विमिंग के लिए जाइए। मेरा सजेशन ये रहेगा, क्योंकि अपन दिन भर चेयर पे बैठ के पढ़ते रहते हैं या फिर सो जाते हैं, एक कोशिश कीजिए कोई एक फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होने की, जिससे आपका थोड़ा सा मेंटली तो आप पूरा बर्नआउट हो ही चुके हो, आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आपका जो हेल्थ पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो ये था कि मैं तो उस टाइम पे जिम जाता था। हाँ वो सर, वो उस टाइम पे मैं आगे सर जिम जैसे जाता मैंने था। प्रखर सर भी पूछा था, तो वो बास्केटबॉल खेलते, तो हाँ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर एक हॉबी होनी चाहिए सर। एक हॉबी होनी जिसमें आप कूल डाउन हो सको, आप कूल डाउन हो जाओ पूरा। बाकी सर जैसे MPMSU हमारी जो यूनिवर्सिटी जो चलाती है, वहाँ पर मार्च के एंड या अप्रैल 1 से इंटर्नशिप शुरू हो जाती है अपनी, तो उसके दौरान जो उनको जो टाइम गैप मिलता है कि जैसे अभी मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, अभी अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी उनकी, अगस्त में जाके आपका क्या नीट PG देना है आपको, या फिर मई में ही देना है, या नहीं देना है 1 महीने। तो उस टाइम के बारे में अगर उतने में, जैसे नीट PG के लिए तो सफिशिएंट टाइम है, लेकिन I9 के लिए कुछ I9 के लिए 3 महीने अगर आपको सीरियसली अटेम्प्ट देना है तो सब कुछ छोड़ के पढ़ना, सब कुछ छोड़ देना और सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मार्च छोड़ के अप्रैल, मतलब मई में ही एग्ज़ाम है, जहाँ तक मुझे 17 मई को एग्ज़ाम है इस बार नए सेट का, और अगर आप फाइनल ईयर ख़त्म करके ही सीधे अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपका, मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप फाइनल ईयर जस्ट ख़त्म किया है तो आपकी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के ऊपर पकड़ काफ़ी अच्छी है, और सब्जेक्ट्स कुछ ऊपर नीचे हुए हैं तो आई थिंक जो प्री फाइनल के सब्जेक्ट्स के ENT और ऑप्ट था वो भी आपके अच्छी ग्रेस में है। उस जो 1-1.5 महीने का टाइम है उसमें INET सेट अगर हैमर करना है तो फिर जो आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में उन पे ज़्यादा इम्फेसाइज कीजिए, क्योंकि फ्रेश तो आपके पास जो है आप उसमें कर लोगे, लेकिन जो आपके साथ टच में नहीं है पिछले 2-3 साल से, उसको करने में टाइम लगेगा। वही चीज़ पूछ रहे, जैसे अभी हम भी, जैसे हमें फर्स्ट सेकंड ईयर हमने रैंडम कहीं से भी पढ़ाते, इवन कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं, अभी फाइनल ईयर फ्री फाइनल हमने जाके लिया जो भी है, तो वो फर्स्ट सेकंड ईयर उनको फिर कैसे टैकल करें, इवन ड्यूरिंग आफ्टर इंटर्नशिप या ड्यूरिंग इंटर्नशिप। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने नहीं पढ़ा बिल्कुल, मतलब कहीं और सोर्स से पढ़ा, लेकिन मुझे अब रिवीजन करना है, तो ऐसा मैं RR से जाऊं या फिर VTR से उठाऊं उनको डायरेक्ट। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा BTR के लिए जाओ, क्योंकि आप उतने टाइम में RR भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इवन RR की भी फर्स्ट रीड उतनी इजीली नहीं आएगी आपको। उस टाइम के लिए सजेशन ये रहेगा कि BTR कीजिए। BTR में PYTs PYQs हैं, आप कुछ ना कुछ गेन करके ही वहाँ से जाओगे। बाकी कुछ जैसे जो हमारे सीनियर्स हैं वो 20 बैच के, वो अभी मई का देने वाले हैं, तो उनका ऐसा है कि मैं तो ठीक है, एक अपन अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है कितना क्या है, बाकी मैन उनका नवंबर वाला आईना वाला टारगेट रखते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि 3 महीने या 2 महीने अच्छे से तैयारी कर लें तो वो मई वाले में भी एक अच्छी गुड रैंक ले आते हैं, इवन गुड सीट लेते नहीं, वो उनकी बात है। लेकिन तो फिर उस दौरान जैसे उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे आपने मई में दिया फिर आपने नवंबर I9 में दिया, उसके तक क्योंकि बीच में नीट PG भी आपको देना है। हाँ, इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ता है, मतलब आपने अगर तैयारी की है तो मई वाला अटेम्प्ट भी आपका अच्छा जाएगा, और अगर आपको आपकी जो ड्रीम ब्रांच है वो नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली आप छोड़ के आपके पास एक और अटेम्प्ट है। में किसी ने पूरी अपनी मेहनत थोड़ी लगाई है, हाँ। तो आपका कहीं ना कहीं उस नीट PG में थोड़ा आपका एक गुड रैंक लाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और फिर आप I9 ही दोगे, I9 तो दोगे, क्योंकि आपने एक तरह से वो मेहनत थोड़ी स्टार्टिंग जल्दी कर ली, तो उसके लिए तो एक्चुअली जो नीट PG की प्रिपरेशन है वो 2 फेज़ में डिवाइडेड है मेरे अकॉर्डिंग। आप फर्स्ट फेज इज मैराथन, सेकंड फेज इज स्प्रिंट। इनिशियली आप थोड़ा अच्छे से बता दें स्प्रिंट और मैराथन। हाँ, स्प्रिंट पहले मैराथन से स्टार्ट करते हैं। मैराथन में आपके पास टाइम है, तो आपको ऐसा नहीं है कि इनिशियली बहुत सादा करते हुए एकदम स्पीड से भागना है। मैराथन इज कि अगर आपको 8 महीने पहले अगर होश आ गया है कि आपको तैयारी करनी है तो आप अपना टाइम टेबल उस हिसाब से बनाइए, डिवाइड कीजिए। अगर सफिशिएंट टाइम है तो पहला फेज आपका जो मैराथन है उसमें आप हर सब्जेक्ट को एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए, हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डेज अलॉट कीजिए कि मैं 15 डेज हैं, 15 डेज में मैं RR के वीडियोस देख के एक सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा, और आपको टाइम लगेगा उतना। मुझे जब मैंने पैथो पढ़ा था, मेरी फर्स्ट रिवीजन मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज लगे थे RR के वीडियोस से भी करने के लिए। और जैसे जैसे आपकी जैसे आपका ये टाइम खत्म होता जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट रिवीजन खत्म होता जाएगा, जब आपका RR की फर्स्ट सेकंड लीड खत्म हो जाएगी, आप उसके बाद मैराथन फेज में का एंड आता जाएगा, उसके बाद चालू होगा आपका स्प्रिंटिंग फेज। उसमें स्प्रिंटिंग में फिर आपको कम टाइम में, उस स्प्रिंटिंग फेज में क्या होगा, आपका जो मैराथन में आपने जो भागे हो, आप
उसको पूरा ग्रेस्प करोगे। कहने का मतलब ये है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने आरआर की आपकी एक दो रीड्स हो चुकी हैं, है ना, तो उसमें आरआर के अलावा आपको जो वीक पॉइंट्स थे आपने मेन नोट से वो भी ऐड ऑन कर लिए उसमें, तो आपको फिर आपका जो फील्ड ऑफ विजन है वो एकदम सामने है, फिर वो ऐसे नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट है, तो आपको कंसाइज होके आ गई है, तो अब आपको सिर्फ इतना ही करना है। एग्जैक्टली। तो आप इसलिए जो फर्स्ट रिवीजन होता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल इज़ योर फर्स्ट रीडिंग। तो मतलब आपकी जो फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा अगर कोई ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो वर्थ इट है। इट्स ओके, टाइम लगेगा, क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना होता है कि आपको वो सब्जेक्ट कितना अच्छा समझ में आ रहा है। किसी का ऐसा होता है, किसी को ऑर्थो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है तो उसको ऑर्थो 5 दिन में खत्म कर देता है, किसी का होता है उसको नहीं समझ में आती है तो उसको ऑर्थो में 15 दिन लग रहे हैं और लगते भी हैं। तो उसका उसके ऊपर टेंशन वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बट मोटा मोटा मुझे ये लगता है कि अगर आप 8 महीने पहले भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 5 महीने में आपकी फर्स्ट रिवीजन पूरी बहुत अच्छे से हो सकती है। मतलब जैसे मैं अगर इसमें पूछूँ एक मिनिमम टाइम वो बोलूँ कि हाँ इतना सफिशिएंट टाइम है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, जैसे आपके अकॉर्डिंग, जैसे लोग बोलते हैं इतना एटलीस्ट मुझे चाहिए सबके बाद 6 मंथ्स एक स्वीट स्पॉट है जो जितना मैंने फिगर आउट किया है। जैसे कोई अगर थोड़ा बिगिनिंग से भी स्टार्ट कर रहा है, इवन थोड़ा बहुत तो पढ़ाई अगर एमबीबीएस करके आया तो थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ के आई है, तो बाकी अगर 6 मंथ्स एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है, लेकिन वो 6 मंथ्स की जो स्टडी है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो आपके दोस्त भी है ना वो आपको बोले कि यार वो दिखना ही बंद हो गया है, वो आपको उतना आना है तो वो आपको उतना डेडिकेशन आपको उतना तो दिखाना पड़ेगा। अगर उतना डेडिकेशन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, तो उतना डेडिकेशन तो चाहिए। बाकी 6 मंथ्स इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। अगर आप 6 महीने पहले बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करते हो, कंसिस्टेंटली दिन के नंबर ऑफ आवर्स सब कंप्लीट कर रहे हो, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिन के 14-15 घंटे पढ़ो, थिंग इज एटलीस्ट आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, इतना मिनिमम है। 8 से 10 घंटे अपना पढ़ो, और 8 से 10 घंटे के अलावा पढ़ने के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस को पीछे मत छोड़ो। क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो, हैबिट में डालो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी ही है। नहीं तो जैसे आपने जीटी आप ऐसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, फिर कोई सब्जेक्ट क्लियर कर पढ़ा, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस का शेड्यूल कैसा था, जीटी का शेड्यूल कैसा था, पूछना चाह रहा हूँ। मुझसे जो गलती ये हुई कि मैं ये करता था कि मैं फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे सिर्फ मैं फर्स्ट रिवीजन करता था, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था। तो इससे मेरा फर्स्ट रिवीजन पहले ज़रूर हो गया, बट मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम रह गई इस चक्कर में। बाकी मैं सजेस्ट ये करूँगा, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं कि अगर आपने ऑप्था उठाया तो आप फिर अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक ऑप्था ही ऑप्था पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, अगर आप ऑप्था के मान लीजिए 15 चैप्टर्स हैं और आपने टारगेट बनाया है कि मैं पहले ग्लोकोमा पढ़ूंगा पहले पूरा, तो पहले जब ग्लोकोमा की रीडिंग पूरी हो जाए, ग्लोकोमा आप जब आरआर से देख लो और आप एक बार उसे खुद से पढ़ भी लो, ग्लोकोमा पढ़ने के बाद ज़्यादा नहीं, एक 20 से 25 क्वेश्चंस का एक कस्टमाइज क्वेश्चन बैंक बनाइए। हर ऐप में यह फीचर है कि आप कस्टमाइज क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका स्कोर वेल अबव सेम 60-70 है, मतलब आपको ग्लोकोमा अच्छे से समझ में आ गया है। अब इससे आपको 2 चीज़ें पता चल गई कि ठीक है, ग्लोकोमा में समझ में भी आ गया है और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपका वो स्कोर 50 से नीचे है, इसका मतलब आपको या तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या फिर आपको उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा और डीप जाने की ज़रूरत है। तो वो दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप नोट डाउन कीजिए उस चीज़ को कि ये चीज़ें मुझसे छोटी हैं। इमेज बेस हो सकती है, जो कुछ वैल्यूज़ तो उतना फ्रिक्वेंट नहीं आता है, लेकिन इमेज बेस क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो बस उस चीज़ से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। तो जैसे इसी चीज़ से रिलेटेड जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, कोई कहता है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे अपन ड्यूरिंग एमबीबीएस भी पढ़ते हैं, तो कोई फर्स्ट ईयर से, तो आप थोड़ा बुक्स के बारे में बता पाएंगे कहीं कहाँ आपको बुक्स की जरूरत पड़ती है, किस ईयर में, कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स तो एटलीस्ट आपके नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए। नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने एज सच स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुक कोई भी रेफर नहीं की थी, बट क्वेश्चन भी अगर मैं थ्योरी बेस्ड एग्जाम से कोई कंसेप्ट बिल्डअप करना है आपको, कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए फिर मैं तो मेन नोट्स की तरफ ही चला जाता था, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें चीज़ें दी हुई हैं, पर जो चाहिए उसके अलावा ही बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप टाइम आपका थोड़ा वेस्ट होगा। तो सजेशन ये है कि आप जो भी आपने लिया है उसका मेन नोट्स पे जाइए। मेन नोट्स में उन्होंने वो चीज़ टू द पॉइंट समझाई हुई होगी, तो आप अपना टाइम बचा पाएंगे उस चीज़ में। बाकी सर जैसे कुछ बच्चे नए जैसे अभी फर्स्ट ईयर में आए होंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे मैं अभी फाइनल ईयर में, तो चारों साल के बच्चों के लिए आप ऐसे इंडिविजुअली बता सकें कि आप किस ईयर में आपको कितना क्या ध्यान रखना चाहिए इंडिविजुअल फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर में
सी फर्स्ट ईयर आपका जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि जब तो बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में तो मैं तो उस टाइम पे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल अगर आप टाइम निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए तो चीज़ों को अगर फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपके जो फिर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं अगर link आपकी होता ही है। एनाटॉमी बहुत अच्छी है तो आपकी सर्जरी और आपका ऑब्स गाइनी बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। आपकी फिजियोलॉजी अगर बहुत अच्छी है तो फिजियोलॉजी की वजह से आपके जो पैथोलॉजी और मेडिसिन, अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है उसके बाद आप पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाओगे ना, आपको यही नहीं पता है कि फिजियोलॉजी क्या है तो आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छे समझ में ही नहीं आएगी। तो फिजियोलॉजी का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लेके चलिए। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से कि तुमको गाइटन जितना या फिर इतनी कुछ वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, बट जो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट वो होना, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि अगर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का अगर अपन एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें वेंटिलेशन क्या होता है, परफ्यूजन क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सेकंड ईयर तो मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट किंग है वो पूरे एमबीबीएस के टेन्योर का आपका, क्योंकि इसमें पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स वैसे तो खुद अपने आप में एक अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब ये तीनों सब्जेक्ट्स आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आप 60 to 70% मेडिसिन का बेसिस फॉर्म कर लोगे। एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना मैंने मतलब बहुत सारों से सुना कि पैथो फार्मा जिसकी मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग पकड़ है, हाँ, तो वो मेडिसिन उसका मेडिसिन पे बहुत अच्छी पकड़ होगी, ऑब्वियसली होगी। तो वो मेरे हिसाब से सेकंड ईयर में अगर कोई थोड़ा अच्छा से पढ़ता है इवन तो ये सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हर कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ पाता है और इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल कि अगर फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता होता है फर्स्ट ईयर में कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि नीट पीजी में आने के लिए, नीट यूजी में आपको आने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर देना पड़ता है, लेकिन जब आप एमबीबीएस में आ जाते हो तो आपको थ्योरी एग्जाम देना पड़ रहा है। पहले एमसीक्यू दिया, फिर थ्योरी, फिर अगेन आप फिर नीट पीजी के लिए आपने साल भर 5 साल आपने थ्योरी एग्जाम दिया है और नीट पीजी के लिए आपको वापस से एमसीक्यू उस पे शिफ्ट होना है। तो वो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगती है। बाकी पढ़ते रहो, ये नहीं कोई एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको पूरी बुक आनी चाहिए, पूरी बुक किसी को भी याद नहीं रहती है, बट बेसिक कंसेप्ट जो हैं आपको हर एक चैप्टर से कि ये यार इस पूरे चैप्टर का अगर पूरा एक चैप्टर है आपने अगर पढ़ लिया है, फिर पूरी यूनिट है, मान लीजिए रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, तो आप अगर 4-5 पेजेस में आप ये नोट डाउन कर पा रहे हैं कि कंसाइज करके रख पा रहे हैं कि यार रेस्पिरेटरी में ये चीज़ें थी, ये कंसेप्ट थे, ये टॉपिक्स थे, और आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो यू आर वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फाइनल ईयर का भी अगर मैं पूछूं, जैसे मैं भी हूँ फाइनल ईयर में, अब तो एग्जाम आने वाले हैं, इवन मतलब आई गए मार्च में, तो मतलब अभी तो क्या उसमें क्या बच्चों को जैसे कुछ होते हैं ना थर्ड ईयर में थोड़ा कवर कर लेते हैं, बाकी इवन अब तो 11 सब्जेक्ट भी हो गए, तो फिर उसको कैसे फाइनल ईयर के बच्चे डील करें? फाइनल ईयर बड़ी ज़रूर है लेकिन अचीवेबल है, कर सकते हो। थिंग इज़ थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना कि सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब शुरुआत में बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे लिए ऐसा था कि जब मैंने मेडिसिन पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट सब कुछ पढ़ने का नहीं होता है। सही है, वो सब कुछ तो थोड़ा सा इसमें आपको जो अप्रोच है वो आपकी सिलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नहीं हो पाएगा किसी से, बहुत वास्ट है। बिल्कुल सर, मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड इतनी वास्ट है कि आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते हो, तो अपनी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी सिलेक्टिव अप्रोच लेके चलिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी सर जैसे जो अभी जैसे मैंने बताया 20 बैच के हमारे सीनियर सर हैं, अभी जो इंटर्नशिप उनकी इवन ख़त्म ही होने वाली हैं, तो उनको आपको क्या सजेशन रहेगा? अब जैसे हम एक आईना ही देने ही वाले हैं वो, या फिर नीट पीजी, तो वो कैसे इस चीज़ को डील करें? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो तो उन्हीं के लिए होने वाला है, क्योंकि आपने आईना के थ्रू ही अपने निम्स, तो आप उनको पर्टिकुलर क्या बोलोगे? आईना सेट के लिए तो ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, 30 मार्च तक ख़त्म होगी इंटर्नशिप, तो सब 1.5 महीना मिलेगा एट मैक्स पढ़ने के लिए। जैसे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट भी थोड़ा अच्छा ग्रैप्स करने की कोशिश करे, एटलीस्ट अगर अपने को टेस्ट भी कर रहा है तो एक उसके लिए भी क्या करें? अगर फर्स्ट अटेम्प्ट भी है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आईना सेट अगर देने जा रहे हो तो आईना सेट का जो पैटर्न है, आईना सेट एक्चुअली मेनली जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। और एज गिवन आपने इंटर्नशिप अगर की है और प्रॉपर अपने कॉलेज में होती है, तो आप जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके टच में तो हैं,
जो आपका नेक्स्ट 1-1.5 महीना है, जो 1 महीना है, मैं सजेस्ट करूंगा वो 1 महीने आप जो आपके जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं जो आप नहीं पढ़ पाए थे अच्छे से, उनसे बहुत अच्छे से पढ़िए उनको बहुत अच्छे से। और फिर जो एंड के लास्ट के 15 डेज रहेंगे उसमें तो फिर आपका जो मेन जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका एक बार रिवीजन पॉसिबल जितना हो पाए उतना करिए और फिर अपना आईनेट का अटेम्प्ट देने चाहिए। इट कुड बी बेटर। किसी ने आईनेट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया फिर उसको नीट पीजी देना है तो दोनों के पैटर्न में थोड़ा बहुत पैटर्न में अंतर है। नीट पीजी तो मेनली हर क्वेश्चन जो है नीट पीजी का हर क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड बनाने का कोशिश करते हैं वो। इवन एनाटॉमी का क्वेश्चन है अगर ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड है या फिर कोई अपर लिम्ब की नर्व से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि अल्नर नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करता है। वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होकर आएगा कि एक आरटीए हुआ है, आरटीए में ही इज नॉट एबल टू अबडक्ट हिज थंब और अडक्ट हिज थंब, तो उसमें जो भी नर्व गई है वो किस मतलब किस जोन पे गई होगी, जैसे रिस्ट के पास गई है, फोर आर्म के पास गई है, अबव एल्बो गई है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेगा, पूरा क्लिनिकल बेस्ड बना के क्लिनिकल बेस्ड। तो वो देखने में लगता है क्वेश्चन ये ऑर्थो से है बट वो इंटीग्रेटेड है, वो एनाटॉमी और ऑर्थो का इंटीग्रेटेड है और वो क्लिनिकल अप्रोच के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आपकी तो जो नीट पीजी है उसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना और जो आईएनएसेट है वो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो आईएनएसेट की इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी आईएनएसेट की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि उसमें फिर ना आपको प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको मेन नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। मैंने किए थे, मेरे पास जो 1.5 महीना था उसमें मैंने जो था जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, जो एनाटॉमी थी मेरी, फिजियोलॉजी, पैथो और फार्मा, ये 4 सब्जेक्ट्स वो थे जिनके लिए मैंने मेन नोट्स रेफर किए थे। तो मतलब आपने पूरे नोट्स पढ़े इवन फिर कुछ ऐसा पूरे नोट्स नहीं, आईएनएसेट टॉपिक्स एग्जैक्टली। आईएनएसेट में आईएनएसेट का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ऐसा होता है कि जैसे एनाटॉमी के लिए लेते हैं एग्जांपल कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार जो मैंने अटेम्प्ट किया था उसमें भी क्वेश्चन आया था मसल ऑफ मेस्टिकेशन और वो लास्ट 4-5 ईयर से रिपीट हो रहा है। बट उसका असर था मसल ऑफ मेस्टिकेशन 4 है, सबको पता है, मेसेटर, टेम्पोरालिस, मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड। तो वो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि अगर इस बार मिडिल टेरिगोइड आ गया तो अगली बार मिडिल टेरिगोइड आएगा। क्वेश्चन कोई दूसरी मसल का आएगा और क्वेश्चन कुछ एकदम ही अलग होगा। द थिंग इज कि टॉपिक वही है लेकिन मसल ऑफ मेस्टिकेशन, लेकिन उसमें से कोई सी भी मसल आ सकती है। आपको उसका ओरिजिन इंसर्शन पता होना चाहिए और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या सेट करती है ना, अडक्ट करवा रही है, प्रोट्रूजन करवा रही है, रिट्रैक्ट करवा रही है, वो पता होना चाहिए आपको। वहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। वो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें कि बाइसेप, डायरेक्ट पूछे कि बाइसेप ब्रेकाई का क्या फंक्शन है, फ्लेक्शन ऑफ आर्म, वो ये नहीं आएगा क्वेश्चन उसमें। मसल ऑफ मेस्टिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें 4 मसल्स हैं, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन इसी से रिपीट होगा। इस बार अगर मिडिल टेरिगोइड आ गया तो अगली बार हो सकता है टेम्पोरालिस से मेसेटर आ जाए, तो उसमें उसका एक्शन पूछ लेंगे, उसका क्या एक्शन है, और या फिर पूछ सकते हैं उसका ओरिजिन इंसर्शन क्या है। तो वो अप्रोच इस हिसाब से रहेगी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, मतलब हर कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, तो कुछ पेजेस ऐसे थे जहाँ पर मुझे ये टॉपिक्स मिल जाते थे कि एनाटॉमी के ये टॉपिक्स हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं PYT टाइप के। तो मुझे एनाटॉमी के कुछ 70-80 टॉपिक्स मिल गए थे, तो मुझे पता था कि मुझे पूरी एनाटॉमी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एक बार एनाटॉमी पूरी रिवाइज करो, लेकिन जो तुम्हारी सब्सिक्वेंट जो रिवीजन होगा उसमें उन 70 से 80 टॉपिक्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करो। बाकी सर जैसे आपने बताया इंटीग्रेट करना, जैसे आरआर आपका बेस था, तो आप वो इंटीग्रेट कैसे करते थे? मतलब कोई क्वेश्चन, जैसे आपने कोई नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, उसमें कुछ नई चीज़ मिलेगी तो आपने आरआर में जोड़ ली, या फिर कहीं मेन नोट से कोई टॉपिक जैसे लिया, उसका कुछ कंटेंट आरआर में जोड़ लिया। कोई बहुत से ऐसे रहते हैं ना कि आपको एक जगह अगर सारी चीज़ें हो जाए तो वो ज़्यादा रिवीजन में आपको थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। मतलब मेन जो मैं मानूंगा वो था क्वेश्चन से। मैं जब क्वेश्चन करता था तो ऑब्वियस है क्वेश्चन गलत होंगे, क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर इसमें समझ में आएगा या तो वो आरआर में नहीं दिया होगा, या फिर मेरी जो क्वेश्चन की अप्रोच अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। अगर मेरी क्वेश्चन की अप्रोच अंडरस्टैंडिंग गलत है तो मुझे उस पर वर्क करना है। और अगर वो चीज़ आरआर में नहीं दी हुई है और वो मल्टीपल टाइम्स मुझे गलत हो रही है, मल्टीपल टाइम्स वो क्वेश्चन में पूछी गई है, तो आप मेन नोट्स की तरफ जाइए, मेन नोट्स में उस चीज़ को रीड कीजिए एक बार। अगर आप 10 लाइन पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ उन 10 लाइन में से 10 लाइन काम की नहीं है, याद रखिए उन 10 लाइन को, लेकिन आप उन 10 लाइन की समरी 2 लाइनें बना के आरआर में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ये है। बाकी सर जैसे मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन या फिर आपका मैनेजमेंट, तीनों को आपने फिर अपने लेवल पे कैसे हैंडल करा? कि मतलब तीनों अगर टर्मिनोलॉजी, मैंने सर वगैरह से पूछा तो सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो आपने तीनों चीज़ों को कैसे हैंडल करा?
मोटिवेशन तो सबके लिए यही काफ़ी है आजकल की। प्लेन एमबीबीएस से फ्यूचर में, क्योंकि मेरे हिसाब से एम्स दिल्ली से अच्छा मोटिवेशन तो कुछ नहीं होगा फिलहाल है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि एम्स दिल्ली में आने का कभी सोचा नहीं था। मेरे लिए जो ड्राइविंग फोर्स था, जो मोटिवेशन था, वो मेरे लिए यही था कि प्लेन एमबीबीएस आपको ज़्यादा दूर तक फ्यूचर में लेके नहीं जा पाएगी। तो आपको अगर फ्यूचर में सर्वाइव करना है, अगर फ्यूचर सर्वाइव करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ड्राइविंग फोर्स मोटिवेशन मेरे लिए ये था कि एट द एंड ऑफ द डे आपके कोई भी आपका कितना भी वेल विशर हो, अगर आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो वो वेल विशर भी आपको स्टार्टिंग में पूछेगा, एंड में आके वो भी आपसे बात करना बंद कर देगा, है ना। तो वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं वो मेरा मोटिवेशन था मेन। कंसिस्टेंसी भी मेरी यही थी कि दिस इज़ द, मतलब मेरा इंटर्नशिप अटेंड मैंने नहीं दिया था और फिर एज फैक्टर एक किक इन करता है, एक एज फैक्टर आ जाता है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, वरना नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेने को तो आप 30 साल 35 साल तक ड्रॉप लेते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको लाइफ में सेटल भी तो होना है। तो आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए। और कंसिस्टेंसी तो आपको जब इनिशियल मंथ्स में कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, है ना। फर्स्ट रिवीजन इसीलिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप एक साथ बैठ के 2 घंटे का लेक्चर भी देख पा रहे हो ना, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है एफिशिएंसी है, कंसिस्टेंसी है। क्योंकि मैं एक जब भी बैठता था ना, तो मैं एक बार में 45 मिनट से 1 घंटे ज़्यादा का लेक्चर नहीं देख पाता था। उसके बाद मैं बंद करके 5-10 मिनट के लिए स्ट्रोल करने के लिए चला जाता, फिर वापस आके पढ़ता था। मेरा ये था। कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में डेवलप नहीं होगी, बट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। और मैं सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में उस चीज़ को चेज ही मत करो। अगर आप कंसिस्टेंसी को स्टार्टिंग में ही चेज करने लग जाओगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि नहीं मैं आज से ही 12 घंटे पढ़ूंगा, तो आपका बर्नआउट बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि आप जो आपका एमबीबीएस का जो लाइफ था वो ऐसा था कि हाँ ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे, क्या जल्दी है, आराम से पढ़ लेंगे। बट इसमें और इतने चिल मूड से एकदम से कंसिस्टेंसी वाली फेज में आने का टाइम लगेगा। तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, 1 से 2 महीने में वो कंसिस्टेंसी भी डेवलप हो जाएगी। मेरी भी हो गई थी। जैसे मुझे तो फिर भी 2 महीने लगे थे। मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था, तब कहीं जाकर मुझे नवंबर में मेरी कंसिस्टेंसी डेवलप हुई थी कि मैं एक बार में बैठ के 2 घंटे का लेक्चर एक बार में देख सकता था। ये बाकी सर जैसे मैं बात करूँ एमबीबीएस के, या फिर ड्यूरिंग जो जर्नी रहती है उसमें रिलेशनशिप की बात करूँ, या फिर कोई अदर एक्टिविटी है जिसमें बच्चे ज़्यादा इंगल्ज होता है, तो इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं, जैसे मैं पर्टिकुलर एक नीट पीजी के दौरान तो कोई नहीं करेगा, लेकिन आप इस चीज़ को हाँ ये भी थोड़ा लाइफ का जीने का, हाँ लाइफ के जीने का तरीका सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप वो तो नहीं कि नहीं मेरे लिए तो ये, फिर वो आदमी सब कुछ भूल ही जाता है। नहीं, सी रिलेशनशिप द बेटर ट्रूथ इज कि आपका जो रिलेशनशिप एमबीबीएस में था इट्स गुड अगर वो चल रहा है, लेकिन अगर आप लाइफ में एक अच्छी जगह नहीं पहुंच पाएंगे तो वो रिलेशनशिप आपका आगे चल के ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द अगर आप शादी करने का सोच भी रहे हो तो शादी करने से पहले लड़की घर वाले पूछेंगे ना लड़का क्या करता है, और आप ये बोलेंगे आपसे प्लेन एमबीबीएस है, तो आप जब इस मार्केट में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीएम और एमडी के रिश्ते लाइन में लगे हुए हैं उसके लिए। तो आपको कहीं ना कहीं एक वेल सेटल पहले कुछ स्पेस आपको अपना भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना उस जगह पे। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि रिलेशनशिप बिल्कुल अपोज में नहीं हूँ इस चीज़ के, बस जस्ट चूज योर पार्टनर वाइसली। एक ऐसा पार्टनर चूज करो जो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन में हिंड्रेंस ना बने, बिल्कुल सर, जो आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करे, आपको ही मोटिवेट करे, वो खुद भी मोटिवेटेड हो कि यार मुझे भी करना है। एग्जैक्टली सर, है ना, ये चीज होना जरूरी है। शायद उसी को बोलते हैं। हाँ, हेल्दी रिलेशनशिप वही है। तो ये तो बाकी सर जैसे अलग अलग सेचुरेशन, जैसे मैं बात करूँ अलग अलग फील्ड्स के, जैसे आप अभी एनेस्थीसिया में हो, जैसे मैं कर लिया कोई भी सर्जरी लेगा, मेडिसिन लेगा, तो आजकल बोल रहे हैं ना सेचुरेशन आ गया है हर एक फील्ड का। तो आप अगर मैं एनेस्थीसिया के पर्टिकुलर लेवल पर पूछूं मैं आपसे, क्योंकि आपने वो लिया, तो उसका कितना क्या सेचुरेशन बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू है? सेचुरेशन बेसिस ही ऐसा है कि अगर आप टायर 1 सिटी में जा रहे हो तो टायर 1 सिटी में सेचुरेशन ऑलमोस्ट हर ब्रांच में है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर आप एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट से, सिर्फ मैं नहीं, जो ही पास आउट हो रहा है, कोई भी नहीं चाहेगा कि इतने बड़े सेंट्रल इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद कोई टायर 3 या फिर विलेज में जाके काम करे। सबको लाइफस्टाइल चाहिए, सबको अपने टायर, सब मेट्रो सिटीज ही चूज करेंगे। तो उस चक्कर में हो सकता है यहाँ पे सेचुरेशन हिट कर रहा हो, बट टायर 2 और टायर 3 सिटीज जो हैं वो स्टिल इस चीज़ के लिए अभी अवेलेबल है। बिल्कुल सर, क्यों बहुत से लोगों की क्या माइंडसेट ऐसा बदल जाता है, यार इस फील्ड में तो सेचुरेशन है आगे, तो मैं क्यों लूँ, मुझे तो वो वाला फील्ड चाहिए जिसमें स्कोप हो जाए आगे चल के जा। आजकल ऐसा कुछ नहीं बचा है कि स्कोप इस चीज़ में ज़्यादा है। इवन इस बार का अगर देखोगे कि जो
बच्चों ने जो ब्रांचेस चूज किए अभी हाँ पिछले 2 साल 3 साल में ऐसा था जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस थी उनकी सीट्स खाली जाती थी, बट इस बार कोई भी नॉन क्लिनिकल ब्रांच की सीट भी खाली नहीं गई है। सबने कुछ ना कुछ किया है, सबने कुछ ना कुछ किया है, बिकॉज बात इसमें सैचुरेशन की नहीं है, सैचुरेशन तो बाद में आएगा, लेकिन पहले आपका एक एम्प्लॉयमेंट फैक्टर आएगा। बिल्कुल आप एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो। सैचुरेशन तो ये है कि आप ठीक है 1 लाख नहीं कमा पा रहे हो तो 80,000 तो कमा लोगे, बट एटलीस्ट आप एम्प्लॉयड तो हो। बिल्कुल ना कुछ लोग पर पैसे पैशन है अपनी जगह, बट आप लेकिन वो ये ना कि अगर सिर्फ पैशन है और आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, सरवाइव तो आप पैसे से ही करोगे ना। पैशन से आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, पैशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आजकल वही बात है, इंटरेस्ट है मेरा, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अमाउंट मुझे उतना तो एटलीस्ट इतना तो मिले कि मैं अपना जीवन चला पाऊँ। बिल्कुल सर, लेविश तरीके से जीने का तो फिर वो बाद में आएगा बहुत, लेकिन पहले तो दाल रोटी सिक्योर करो, पनीर तो बाद में खाएंगे। सर बाकी अगर मैं ब्रांच सिलेक्शन, जैसे आपने एनेस्थीसिया चूज करा कल को, ये तो उसका क्या पैटर्न है कि नहीं, मैं जैसे किसी का तो पहले से ही डिसाइड रहता है कि मेरे को बनना है, चॉइस ऑफ इंटरेस्ट पहले से है, लेकिन कुछ लोग जाके कि नहीं हम इंटर्नशिप में क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में करेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे। तो आपने कब अपना ब्रांच सिलेक्शन करा था, इवन क्या मैं अब ये ले लेता हूँ? मेरे लिए ये मैं बताता हूँ कि मैंने बताया कि सर्जरी में मैंने बहुत कोशिश की थी इंटर्नशिप के टाइम पे कि मुझे सर्जरी में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो, सर्जरी में, ऑर्थो में, किसी इवन ऑब्स गायनी में मैंने कोशिश की थी कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो सर्जरी में, बट नहीं हुआ था। तो मुझे ये समझ आ गया था कि सर्जिकल ब्रांच मेरे लिए नहीं है, मुझे जो भी मेडिकल ब्रांचेस हैं मुझे उसमें से ही अपने लिए कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि इंटर्नशिप में आप हर डिपार्टमेंट में गए थे तो मुझे उस टाइम पे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया था कि हार्डली कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है कि आप पीडीए में 15-20 दिन काम करके आ गए, डर्मा में 7 दिन काम करके आ गए, तो उसमें इतना पता नहीं चलता है, नहीं पता चलता है इतना। मेरे ऐसा कुछ पीडीए लेने का भी नहीं था। मुझे ये लगता है कि एमबीबीएस पास आउट होने के बाद मैंने जेआरशिप अपनी पीडियाट्रिक्स से की थी, तो एमबीबीएस के टाइम पे मैं पानी की तरह था और पीडियाट्रिक्स जग की तरह था। अच्छा। तो एमबीबीएस के बाद जब मैंने पीडियाट्रिक्स में चूज किया तो बस मेरा जो मैं पानी था तो मेरा शेप जग की तरह हो गया वो। तो बस मुझे उस टाइम पे ये लगने लगा कि हाँ यार कि पीडिया सही है, मैं पीडिया ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये, बाकी मेरा ऐसा कोई ब्रांच के लिए मैं ऐसा कोई डाइहार्ड वो नहीं था कि यार यही ब्रांच लेनी है, यही ब्रांच लेनी है। ब्रांच कोई भी हो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इट डजंट मैटर आप किस ब्रांच में जा रहे हो। एग्जैक्टली सर, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ देखे हैं इंस्टाग्राम पे, उसमें एक सर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि डोंट चेज वर्क लाइफ बैलेंस इन योर रेसिडेंसी, क्योंकि ये 3 साल जो रेसिडेंसी के ना वो आपका काम सीखने का टाइम है। इन 3 साल में कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा कभी भी किस चीज़ के लिए कि अगर आपसे कुछ मिसहैप हो जाता है तो, लेकिन ये 3 साल के एमडी के बाद आप जैसे ही बाहर स्टेप आउट करोगे आपका हर एक छोटा एक्शन की अपनी एक लायबिलिटी होगी, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। तो इन जो 3 साल है ना, इन 3 साल में सीखो, जितना हो सकता है उतना सीखो। नहीं, इस बात से तो मैं पूरा एग्री करता हूं सर। टायरिंग है, ऑफ कोर्स टायरिंग है, मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि यार इतनी लंबी ड्यूटीज होती हैं, कैसे करेंगे, बट आपको अगर सीखना है तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा साइड में रखो। चेज वर्क लाइफ बैलेंस, कोई मना नहीं कर रहा है, बट ऐसा भी मत रखो कि जस्ट 5-6 घंटे का काम करके फ्री हो जाए पूरा, तो वो चीज़ भी वर्थ इट नहीं है, है ना। होता है लोग, होता है। ये 3 साल हैं, इन 3 साल में अपने आप को पूरा झोंक दो सीखने के लिए, जितना हो सकता है उतना सीखो। आपके सीनियर्स यहाँ पे 1-2 महीने हुए, तो आप अगर यहाँ की भी थोड़ा बता पाएं कि यहाँ का कैसे आपका वर्क लाइफ बैलेंस के अकॉर्डिंग आपका वर्क कितना है? मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है तो ऑब्वियसली बात है कि स्टार्टिंग है तो मैं सुबह 7:15-7:30 बजे अपना रूम छोड़ देता हूँ। उसके बाद इट डिपेंड्स कि मेरे ओटी में केसेस कितने लगे हैं और केसेस कब तक जा रहे हैं, वरना ऑन द एवरेज मैं शाम को 5:30-6 बजे तक ओटी से फ्री हो जाता हूँ। बट 6 बजे के बाद फिर मुझे जो नेक्स्ट डे की ओटी है उसके पीएससी के लिए जाना होता है, तो फिर पीएससी में भी डिपेंड्स, अगर 4-5 केस हैं तो पीएससी में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो 12 घंटे का तो एक फिक्स ड्यूरेशन है कि 12 घंटे तो लग ही जाते हैं मुझे वापस रूम पे पहुँचते। तो वो 12 घंटे जब आप काम करके जाते हो, इनिशियली बहुत ज़्यादा टायरिंग लगेगा, तो आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, लगेगा कि नहीं करना है यार, कहाँ आ गए हैं लास्ट में, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको उस चीज़ से, ऑफकोर्स कि नहीं मैं कुछ सीख के आया हूँ। और अगर आप दिल्ली एम से कर रहे हो तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल मिलेगा कि चलो कुछ भी हो एटलीस्ट
वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से अपन कुछ काम कर रहे हैं। बाकी सर जैसे मैं बोलूँ, एक छोटा लड़का जो कि यहाँ ग्वालियर से आके पहले उसने MBBS रतलाम से करी, रतलाम से आके आज न्यू दिल्ली में बैठा है एम्स में, तो बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं हम जैसे या फिर बाकी जो अभी नए आने वाले भी हैं, तो उनके लिए क्या एक ओवरऑल मैसेज रहेगा आपके कि नहीं एक पर्टिकुलर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, वो वाला See, सब इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एक जाकिर खान एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उनकी एक लाइन है जो वो बोलते हैं कि सपने देखते रहना चाहिए और अपनी औकात से बड़े देखते रहना चाहिए, पता नहीं कब ऊपर वाला तथास्तु बोल दे। तो मेरे केस में वही हुआ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एम्स आ पाऊंगा, मैंने तो साइंस की प्रिपरेशन करके एग्जाम देने चला गया था और ऊपर वाले ने तथास्तु बोल दिया, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। बाकी और जो दूसरी लाइन वो बोलते हैं कि मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके देख लिया है तो हो जाएगा। जस्ट अपने आप को इतनी मेहनत करना कि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आना तो तुम्हारे मन में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेहनत और की होती तो हो जाता। अपना 100% दो। ऑफकोर्स कभी कभी लक आपके फेवर में नहीं होता है ना। बिल्कुल सर। लक एक ऐसी चीज, लक और सक्सेस, लक और आपकी हार्ड वर्क, ये दोनों अलग चीजें हैं। लक आपका सिर्फ एग्जाम डे वाले दिन काम करेगा, हार्ड वर्क आपका पूरे जो साल भर आपने काम किया है वो उसमें काम करेगा वो। तो अगर आपका हार्ड वर्क बहुत अच्छा है तो मैं मानता हूँ कि उस दिन लक भी आपका साथ दे देगा। बिल्कुल। प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि मेरा ये था कि मेरा फर्स्ट रिवीजन खत्म होने के बाद मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मेरा मिड जनवरी में मेरा फर्स्ट डिवीज़न ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर उसी के बाद मैंने मतलब GTs देना मैंने स्टार्ट कर दिया था 4 महीने पहले से। तो वीक में 1 GT दो, ज़्यादा नहीं देना है। मतलब इनिशियली तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब GTs देने के लिए थोड़ा सा अपने आप को हैबिचुअलाइज कर रहे हो तो फिर 15 दिन में 1 बार GT दो, 1 महीने में 2 GT दो, 15 दिन में। उसके बाद फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, लेकिन कभी भी एक हफ्ते में 1 GT से ज़्यादा मत देना, है ना। क्योंकि GT आपके मतलब जितना GT आपके परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए है ना। जैसा कि GT का भी मैं थोड़ा आपका जैसे आप कोई पहली बार दे रहा कुछ एक स्कोर तो आपको रखना पड़ेगा। इनिशियली मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं था, 100-110 के बीच में स्टार्टिंग की थी मैंने। ओवर द टाइम इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी होगा। बिल्कुल सर। जैसे पहले 100-110 मिनट से स्टार्ट किया था, कभी 125 गया, 130 गया, फिर वापस से डिप होके 105-110 पे भी आया। ये चलता रहेगा। बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, करते रहो, धीरे धीरे आप अपना वो 150-160 वाला थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर लोगे। GT सिर्फ देने से मतलब नहीं है, GTs को प्लीज 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 एनालाइज करो। आप तो भैया लोग आप सही करने के अलावा सही छोड़ दो। अगर सही हुआ है, यहाँ हुआ है तो वहाँ पे भी कर लोगे। आपसे जो गलत हुआ है आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। मेरे GTs के टाइम पे मैंने जो क्वेश्चन गलत होते थे वो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। कि पहला कि मुझे उस क्वेश्चन की कोई नॉलेज ही नहीं थी, मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोलूँगा, मतलब मेरे मतलब RR में भी नहीं था और शायद मेन नोट्स में भी नहीं दिया होता। दूसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये था कि मेरी जो क्वेश्चन की अप्रोच थी वो अप्रोच सही थी, बट मैंने आगे जाके कुछ गलती कर दी। मतलब या तो सही से इनिशिएट मैंने सही किया था बट फिर मैंने गलत कर दिया। और तीसरा ये कि मेरी अप्रोच ही गलत थी कि क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज नहीं समझ पाई कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और मैं क्या समझ रहा था। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस, ब्रॉड कैटेगरीज यही बनेंगी 3 क्वेश्चंस की आपकी। इन क्वेश्चन की 3 कैटेगरीज में आपको अलग कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट कैटेगरी आपकी RR में और मेन नोट्स में नहीं है तो जैसे एक बार देख लो मेन नोट्स में, RR में नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। और अगर आपका जो बोलते हैं ना, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था कि आपकी क्वेश्चन की अप्रोच सही थी तो वेल एंड गुड, और अभी अप्रोच गलत थी क्वेश्चन की तो उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो थोड़ा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि क्वेश्चन अप्रोच करने से ही आपके धीरे धीरे MCQ सही होने स्टार्ट होंगे। बिल्कुल सर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करो। मैंने मिड ऑफ जैन से डेली के अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस मैं 100 क्वेश्चंस कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करता था। ऐसे करता था कि सुबह सो के उठते से ही सबसे पहले मैंने ब्रश किया, टैब खोला, टैब में 50 क्वेश्चंस कस्टम मॉड्यूल, 50 मिनट्स का टाइमर। गलत होंगे, इनिशियली मेरा स्कोर 50-50 25 सही हो रहे हैं, 25 गलत हो रहे हैं, ये रहता था, है ना। क्योंकि 50 क्वेश्चंस अगर कस्टम मॉड्यूल 19 क्वेश्चंस का अगर आप मतलब 19 सब्जेक्ट्स का अगर आप ले रहे हो तो वो होगा कि किसी दिन आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, किसी दिन आपके वीक सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो वो होगा। बट थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको समझो कि क्यों गलत हुए हैं, कहाँ गलत हुए हैं, मुझसे कहाँ गलती हो रही है बार बार।
और एक सेरिबेलम का बहुत अच्छा था कि वो रात को रोज़ वो चलाते थे, एक मिडनाइट PYQs करके था, हाँ मिडनाइट PYQs। तो मैं उसको सॉल्व करता था सोने से पहले, 10 to 12 के बीच में उसका विंडो रहता था, तो मैं 10:30 अराउंड बैठता था और 1 घंटे का टाइमर जो भी रहता था टाइमर उनका, उसमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। तो क्या ना, इससे आपके 100 क्वेश्चंस तो ये अलग हो गया, आप दिन भर जो अटेम्प्ट कर रहे हो, और इसके अलावा आप दिन भर में जो पढ़ रहे हो उसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 50 से 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। तो अगर आप सोचिए, अगर आप ऑन एन एवरेज दिन के अगर 150 से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और ऐसा आप लगातार 100 दिन के लिए कर रहे हो, और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ऑब्वियसली, तो आप 100 दिन में 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 10,000 क्वेश्चन इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि क्वेश्चंस तो फिर उन 10,000 मतलब जो स्पेक्ट्रम बन गया ना, आप क्वेश्चन उसी में से रिपीट होंगे, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएंगे। 10,000 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं उसमें। आपका अब 10,000 क्वेश्चंस में ना आपका ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर हो चुका होता मतलब है। आप एक अगर उसके 10,000 आप कर चुके तो एक आप अच्छी खासी लेके आ सकते हो। सी दो सिंपल सी चीज़ है, नंबर ऑफ रिविजन्स नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको रैंक लानी है तो यू हैव टू मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। रिवीजन से नॉलेज आएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस से रैंक आएगी। तो नॉलेज ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट नॉलेज जब तुम अपना PG ब्रांच में पहुंच जाओ ना, तब वास्ट पढ़ो, हर जितना पढ़ना उतना पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा है, बट अभी तुम रैंक सिक्योर करो ताकि तुम्हें जो ब्रांच चाहिए तो एटलीस्ट उस कैटेगरी में तुम फॉलो होने लग जाओ। बिल्कुल सही, मतलब एक काफ़ी चीज़ अपने अच्छी बुरी लास्ट में, मतलब एक ब्रांच या फिर जो भी कैटेगरी हो वो आपको पर्टिकुलर सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी सर कुछ लास्ट में अपने एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का जो है थोड़ा, तो जैसे मैं आपसे पहला पूछूं तो रैंक वर्सेस ब्रांच, व्हाट मैटर्स मोस्ट फॉर यू? रैंक वर्सेस ब्रांच मतलब फिर हो तो एक लाइन में अगर क्यों? रैंक वर्सेस ब्रांच में मैं, अगर आप अपनी ब्रांच को लेके बहुत पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा अगर एक्सट्रीमली पैशनेट हो, देन जस्ट गो फॉर अवर ब्रांच, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ठीक है सर। बाकी देयर इज वाज अ वन हैबिट जिसकी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जिसने सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प की? वन हैबिट जिसने सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन की, मतलब कि हाँ वो एक फैक्टर था कि जिससे मेरा कोई चेंज आया एक अच्छा? मल्टीपल रिविजन्स। मैं उसी चीज़ को वो बोलूँगा कि फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 6 रिवीजन्स तक कर पाऊँगा। तो मैंने जब मेरा 4th रिवीजन खत्म हुआ था, मैं 5th रिवीजन की तरफ जा रहा था ना, तो मुझे खुद समझ में आने लग गया था कि यार नहीं, अब मैं एक जगह स्टैंड कर रहा हूँ, अब मैं नीट PG में एक डिसेंट रैंक लेके आ सकता हूँ। बिल्कुल सर, दैट्स गुड वन सर। बाकी सर वन एडवाइस फॉर दैट INI और नीट PG एस्पिरेंट्स के एंड मोमेंट पे, तो एंड के जो 3 मंथ्स हैं, वो जो 90 डेज हैं, अपने आप को आइसोलेट करके सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आपने 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया है और आपने स्टार्टिंग के 3 मंथ अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपने एंड के 3 मंथ एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप वो जो 3 महीने का लैग है वो आप कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो लैग कवर नहीं होगा, अगर आप बिल्कुल डेडिकेटेड होके पढ़ रहे हो तो यू कैन डू। कहीं ना कहीं आइसोलेट आपको होना ही पड़ेगा, थोड़ा तो आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। सक्सेस डिमांड्स फॉर सेक्रीफाइस। बिल्कुल सर। मैंने भी, अगर मैं आज बैठा हूँ तो मैंने अपना कॉलेज छोड़ के मैं घर पे आ गया था। मैं घर पर बैठ के नहीं पढ़ता था। मेरे मम्मी पापा को पता है कि मैं सुबह लाइब्रेरी निकल जाता था 8 बजे, रात को मैं 10 बजे लाइब्रेरी से आता था, बीच में सिर्फ खाना खाने के लिए या फिर किसी दिन मन नहीं लग रहा है तो मैं आधे घंटे का नैप लेने के लिए। उसके बाद मैं रात को 10 बजे लाइब्रेरी से लौटता था। है ना, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा थोड़ा सा सोशलाइजिंग भी आपको अपनी थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो इट विल डिमांड सम सेक्रीफाइस और इट विल बी वर्थ इट। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, फास्ट है, एम्स दिल्ली मूवमेंट जब आपको मिला था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा, वो रिएक्शन बता दो कि हाँ। मैं रो रहा था, मेरे साथ मेरा फ्रेंड था शुभम शर्मा, जो उसको पता है कि वो, मतलब उसने मुझे चुप कराया था कि देख तेरा जो एग्जाम छूटा था ना वो इसलिए छूटा था, तुझे यहाँ जाना था। मैं उसी के साथ था, उसी ने मुझे चुप कराया था। मेरे आंखों में तो आंसू थे उस टाइम पे कि ये क्या, मतलब कि जिस चीज़ की कभी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी वो चीज़ आज मैं वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया है। वाह सर, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। कितना मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब मे बी किसी ना किसी के काम जरूर के, इवन हमारे को तो जरूर काम आएगा वो। पर एम्स दिल्ली वन ऑफ द, एक GMC रतलाम इतनी छोटे कॉलेज है, स्टेट कॉलेज है, एक सेंट्रल लेवल पे आना है, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस सर। थैंक यू सो मच।
So from GMC Ratlam to AIMS Delhi, that's preparation. What you have done in your during MBBS that matter most. तो जैसे कि सर ने बताया, तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अगर आपके थोड़े वैल्यूबल रहा है, जो भी सर के साथ डिस्कशन था वो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर अपने जो भी वीडियो है वो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सारे मेडिकोस फ्रेंड्स या फिर जो भी नीट पीजी और आई एस्पिरेंट है उन तक पहुँचाइए। और दैट हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच great podcast videos. Thank you so much.